वेलकम बैक बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल बता दिए थे कि आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को कैसे डिफ़ाइन करोगे और कैसे डिटेक्ट करोगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल को कैसे डिफ़ाइन करोगे और कैसे डिटेक्ट करोगे कि न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप बताओ Na+ क्या है, तो आपने कहा था कि ये ना ही इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल है। Mg2+ ये भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, जबकि H+ को आपने इलेक्ट्रोफाइल कहा था, वाटर को आपने न्यूक्लियोफाइल कहा था। और न्यूक्लियोफाइल के लिए कंडीशन ये बताई गई थी कि सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, साथ ही साथ इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। आज जो इम्पोर्टेंट देखने जा रहे हैं हम लोग वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली कैसे बिहेव करता है, इनका काम क्या है, कैसे एक्ट करता है। जरा देखिए, एक सिंपल से रिएक्शन से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। जैसे सपोज आपके पास है एक वेरी सिंपल, स्टार्ट करते हैं। ये कोई अल्कीन है, देखिए ये आपके पास क्या है, अल्कीन, और इसका रिएक्शन करना है आपको HCl से। ठीक है, ये आपके पास क्या है बच्चों, अल्कीन। इस अल्कीन का रिएक्शन करना है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा, तो एज वी नो HCl जब ब्रेक होगा तो यू विल गेट व्हाट, H+ एंड Cl-। अब आप इसे क्या कहोगे, देखिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। HCl को एक्चुअली में आप कहोगे कि ये रिएजेंट है ना, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, जबकि इन्हें आप कहते हो कि ये बताइए क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और इन्हें आपने क्या कहा, इस अल्कीन को हम लोग कहते हैं कि ये अल्कीन हमारा सबस्ट्रेट है। और इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इस पाई बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे पे Cl, जो कि सिमेट्रिकल है, तो आप इसे कहते हो प्रोडक्ट। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे बेस से पढ़ना चाहते हैं, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है ये कि देखिए ये बेसिकली रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बताया था मैंने आपको क्या, एक को हम कहते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को रिएजेंट। सबस्ट्रेट रिएजेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हमने टोटल 4 पॉइंट्स आपको बताए थे कि ये कैसा होगा, इस पर अटैक होगा, बिगर साइज का होगा, रिलेटिवली स्टेबल होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करेगा। जबकि रिएजेंट के लिए बताया था कि ये अटैक करेगा, ये इस पे अटैक होगा, ये अटैक करेगा, और इसके लिए कहा गया कि ये रिलेटिवली रिएक्टिव होता है, स्मॉल साइज़ का होगा, और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ऑर्गेनिक होगा या सिर्फ दोनों हो सकते हैं। इट मे बी आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, अब हमें ये जानना है कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, इसी को आप कहते हो मैकेनिज्म। रिएक्टेंट को आपने प्रोडक्ट में चेंज किया है, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो वो रटना हो जाएगा भाई। हमें ये जानना है कि आखिर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो इसके लिए आपको देखना होगा मैकेनिज्म। क्या देखेंगे बच्चे, मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये आपके पास क्या था, अल्कीन। आप देख रहे हो अल्कीन के पास कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और दूसरे को पाई बॉन्ड। ये तो आपको पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनकी एनर्जी लेवल कम होती है। जबकि पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, इसलिए ये अनस्टेबल है, या आप इसे कह सकते हो रिएक्टिव है। अब सवाल यह है कि जैसे ही आप रिएजेंट इम्प्लीमेंट करोगे तो रिएजेंट के 2 पार्ट्स मिले आपको, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा सवाल ये है कि आप बताओ इस अल्कीन पे पहला अप्रोच किसका होगा, पहला अटैक कौन करेगा, क्योंकि रिएजेंट के तो दोनों ही पार्ट हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी, दोनों को अटैक करना है। लेकिन इस केस में पहला अप्रोच कौन लेगा और क्यों लेगा, तो जरा आप बताइए बच्चे। आपके पास H+ भी और Cl- भी है। तो देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चूंकि ये पाई क्लाउड्स हैं और Cl- के पास भी लोन पेयर है, तो पाई क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे नेगेटिव फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल के पास भी नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच
पहले इस पे नहीं होगा। तो अप्रोच किसका होगा बच्चे? इलेक्ट्रोफाइल का, चूंकि इसके पास पॉजिटिव फील्ड है। यहाँ इस एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने बच्चों को पता है कि ये एरो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? ये एरो जो आपने दिखाया है पाई क्लाउड टू H+ आयन, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या आपको पता है? तो देखो बच्चों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो होगा क्या? इस एरो का मतलब ये है कि इस पाई क्लाउड से एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि हमने सिमेट्रिकल लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसके पास? हाइड्रोजन के पास। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होगा क्या? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H+, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अभी भी उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आया ना, पहले तो जीरो था। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन हाइड्रोजन तब स्टेबल होगा जब वो डुएट पूरा करेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मान लो किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, चाहे इस कार्बन का इस कार्बन का, तो उस पर तो डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो लेट्स डू, ये देखिए, मान लीजिए कि इस कार्बन से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन तो खाली हो गया ना, क्योंकि आपने इसका इलेक्ट्रॉन निकाला, दोनों मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ था। अब इसका इलेक्ट्रॉन खाली हो गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये इनके साथ करेगा शेयरिंग। शेयरिंग, ठीक है ना। इसीलिए ये बॉन्ड आपका कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है। गेटिंग और नॉट? तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल ने हमला किया, अटैक किया और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके शेयरिंग किया। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल का मेन वर्क, मेन फंक्शन। अगर आप इसको समझ रहे हो तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज है जो आपको नीट में या मेंस के एग्ज़ाम में या एडवांस के एग्ज़ाम में याद रहेगा, आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगा। वो यही रहेगा, जो एक्शन लोगे आप यही लोगे। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अटैक करके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और शेयरिंग करेगा। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए यही कंडीशन आपको याद रखनी है। नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया बच्चे? पाई क्लाउड पर अटैक करके एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिया, एज ए रिजल्ट ये न्यूट्रल हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। वो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आया है और जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, दोनों मिलके शेयरिंग कर लेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब आप अपना मिसकॉन्सेप्ट सोचिए, आप क्या पढ़ते हो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में? ये इसके पाई बॉन्ड को बोलेगा तोड़ दो, एक पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव, ठीक है। एक पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। H+ का अटैक करा दिया नेगेटिव पे और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया पॉजिटिव पे। जरा आप पूछिए, जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच बॉन्ड बना है, क्या वो कोवलेंट बॉन्ड है? मान लो आपकी बात मान लिया, हमने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, H+ नेगेटिव के पास आया, तो क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच दो नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाएगा? नहीं ना। तो ये गलत है। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चे? जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, आपके सॉल्यूशन में Cl- है। अब जरा देखिए, आप कह सकते हो अरे Cl- तो इन्होंने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको रिएक्टिविटी, इनको रिएक्शन से क्या मतलब है? ये क्यों रिएक्शन करना चाहता है? क्यों ये रिएजेंट का पार्ट है? आपने इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों कहा? तो देखो बच्चे, स्टेबिलिटी का पैमाना आपको जानना होगा। कोई केमिकल स्पीसीज स्टेबल कब है, और वो मिनिमम एनर्जी लेवल पे जाना चाहेगा जैसे जैसे उसको मौका मिलेगा। नो डाउट इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अगर मैं इसको Cl+ के कंपेयर करूं तो ये स्टेबल है। लेकिन Cl- के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये कि अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, क्योंकि आप जानते हो बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर कोई केमिकल स्पीसीज बॉन्ड बनाता है तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो उसमें स्टेबिलिटी डेवलप होगी। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, देखो ध्यान से, यहां फिर हमने एरो लगाया और आपको बताया कि एक एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो आपने कहा इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितने बचे? 7। और इसके पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स 7 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इनके पास भी एक अनपेयर्ड है। अब आप माइन्यूट लेवल पे सोचो,
न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है? अटैक करेगा, उसी केमिकल स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देगा और उन्हीं के साथ शेयरिंग करेगा। दैट मीन्स कि देखो यहां एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी न्यूट्रल, फिर दोनों ने मिलकर शेयरिंग कर लिया, तो जो बॉन्ड बना बच्चे वो बॉन्ड आपका कोवलेंट बॉन्ड है। आप इसको आयनिक बॉन्ड नहीं कह सकते। नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको परेशानी होगी। आपने देखा बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, शेयरिंग करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है? अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, शेयरिंग करेगा। अगर ऐसा करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल है या फिर इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था बच्चों आपका, जो आपने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल किसी रिएक्शन में कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यूँ समझिए कि आने वाला टाइम, आने वाला जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है और बहुत इंजॉय करोगे आप, न्यू सिचुएशंस को डील कर लोगे। नहीं, आपका खौफ ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल निकल जाएगा, बल्कि ये बायोलॉजी से भी अच्छा दोस्त बनेगा आपका, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते रहो, इस बात की गारंटी है। लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। नहीं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप के पास है, कमेंट करिए पॉजिटिव वे में, जो भी हो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट की परेशानी को ही डील करने के लिए टीचर होता है। तो अगर आप बताते हो कि हमें इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ है तो हम लोग अवेलेबल हैं, उसको डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे ये करता है। तो नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को वो साइट्स कैसे पता चलेगा कि कहाँ अटैक करना है। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को किस पोर्शन पे अटैक करना है, किस पोर्शन पे अटैक नहीं करना है, या न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो साइट ऑफ सबस्ट्रेट जिसे आप रिएक्शन को प्रोसीड करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। और इस फेनोमेना को एक्चुअली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं, जो 4 टाइप्स के होते हैं बच्चों। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको भी बहुत माइन्यूट लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो डेफिनेशन आपके ब्रेन में फिट हो जाए उस लेवल पे मैं आपको बताऊंगा। फिर जब आप बुक पढ़ेंगे, फिर जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों।